गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 साउंड। वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। फॉर एग्जाम्पल द स्कूल बेल, चीरपिंग बर्ड्स, थंडरिंग क्लाउड्स एंड साउंड ऑफ व्हीकल्स एट्सेट्रा। हम दिन भर में अपने आसपास जो साउंड सुनते हैं, है ना, वो सभी है। जैसे स्कूल में बेल का बजना, ठीक है, चिड़िया का चहचहाना और बादलों का आपस में टकराना या फिर बादलों का गरजना, है ना। और क्या सुनते हैं? व्हीकल्स के साउंड जितने। तो साउंड एक्चुअल में है क्या चीज़, है ना। वी ऑल्सो हियर द लाउड साउंड ऑफ एन एम्प्टी मेटल यूटेंसिल फॉलिंग। मेटल आपस में टकराते या फिर गिर जाता है तो भी उसका साउंड आता है ना। वी आर फेमिलियर विद द मेलोडियस साउंड ऑफ द हारमोनियम। हमें हारमोनियम का भी साउंड पता है भाई, कि अगर हारमोनियम बज रहा है तो साउंड कैसा होगा। मतलब ऑल ओवर जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारे आसपास जो हम डेली बेसिस में देखते हैं, जितना चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, उन सभी साउंड का हमको पता है कि भाई ये साउंड इसका है करके, है ना। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर्स एंड सम आर नॉट। कुछ हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है, और कुछ साउंड हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, है ना, इरिटेट करते हैं हमें। लेट अस ट्राई to find how sound is produced and how we hear it। देखो पहला एक्टिविटी जो दिया है, अच्छा एक्चुअल में साउंड क्या है मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको। साउंड इज नथिंग बट अ फिजिकल फिनोमेना। क्या है? फिजिकल फिनोमेना है और कुछ नहीं है साउंड, है ना। एक फिजिकल फिनोमेना है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं या फिर सुनते हैं। स्कूल बेल हैमर, इसका एक्टिविटी हम देखेंगे कि ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके पीछे साइंस क्या है वो देखना है हमको, है ना। रिंग द स्कूल बेल विद द हैमर। व्हेन यू हियर द साउंड, टच द बेल जेंटली विथ योर हैंड। यू वुड सर्टेनली फील द वाइब्रेशन। डिड द वाइब्रेशन स्टॉप ऑन योर टचिंग द बेल? कैन यू स्टिल हियर द साउंड? दूसरा जो फैक्टर है वो हमें देखने को मिलेगा, वो है वाइब्रेशन। जब बेल को हम हैमर से मारते हैं, है ना, बेल को हम हैमर से मार रहे हैं तो भाई इसमें वाइब्रेशन जनरेट होगा सबसे पहले, फिर साउंड जनरेट होगा, ठीक है। तो हम इसको अगर बेल को छूकर देखें तो इसमें वाइब्रेशन होते रहेगा, मतलब ये हिलते रहेगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, उसके कारण साउंड जनरेट हो रहा है, ठीक है। देखो एरोप्लेन जब उड़ता है तो भी कितना वाइब्रेशन होता है आसपास उसके। चाहे वो हेलीकॉप्टर की बात हो, जब हेलीकॉप्टर ऊपर अपलिफ्ट करता है ना, तो आसपास की सभी चीज़ें क्या होती है, इतना तेज़ हवा चलता है एक्चुअल में वहाँ पर, और आसपास की चीज़ें हिलने लगती पूरा, तो भी वाइब्रेशन बोल सकते हैं। जैसे सारे जो पेड़ है वो हिलने लगते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, मैं आपको एक रियल फैक्ट बताऊँगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। भी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर रहता है सभी जगह एक है, वहाँ चेंजेस आने लगते हैं जब एक्स्ट्रा एफर्ट होता है कोई भी, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उसको हम समझेंगे, है ना। तो भाई ये जो बेल का एग्जांपल जो दिया हुआ है उसमें हम वाइब्रेशन फील कर सकते हैं ना, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। दूसरा जो एक्टिविटी दी हुई है हमें, है ना, दूसरी एक्टिविटी क्या है? मटेरियल रिक्वायर्ड, टर्निंग फॉर्क, रबर पैड, ठीक है। ऐसा एक रबर पैड चाहिए रहेगा, इसको क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे और छोड़ देंगे तो भी ये वाइब्रेट होते रहेगा, होगा और साउंड जनरेट करेगा, ठीक है। एक्टिविटीज़ को आपको केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। मैं तो ओवरऑल बता दूंगा आपको। देखो मटेरियल रिक्वायर्ड, स्केल और स्पोक ऑफ अ बाईसाइकिल। देखो यहाँ पर हमने स्केल रख दिया। अच्छा वाइब्रेशन को आपको फील करना है ना, आराम से कर सकते हैं। ये टेबल में कोई भी एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं आप, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? वाइब्रेशन, ठीक। इसके लिए स्केल टेबल चाहिए। ये स्केल को ऊपर ए पोजीशन में लाकर हम सी पोजीशन में लाकर छोड़ देंगे तो ये बी जाएगा, ए जाएगा और सी आएगा, बार बार ऐसा होगा। अच्छा ये मेटल रूलर है ना, मेटल का स्केल, इसमें भी आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। अब देखो, अब इस पर जो पैरामीटर्स है उन पे बात करेंगे हम। पहला चीज़ था साउंड, दूसरा है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन भी एक फिजिकल फिनोमेना है ना, ठीक है, साउंड के जैसे। इन दोनों का ना रिलेशन है आपस में,
वाइब्रेशन और साउंड का, क्योंकि जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है भाई वाइब्रेशन होता है। चाहे वो होम थिएटर की बात कर लो आप, जब उसमें गाना बजता है तो बॉक्स में इतना वाइब्रेशन होता है और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो दोनों क्या है बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। वाइब्रेशन है जहाँ वहाँ साउंड भी है, ठीक। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट ओसिलेटरी मोशन। अच्छा, ओसिलेटरी मोशन के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि वो पेंडुलम का जो एग्जांपल है ओसिलेटरी मोशन के लिए, ठीक है। वी नो दैट द मोशन फ्लो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये जो तीनों चार फैक्टर हैं ना, जो वो साउंड से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो भाई कैसे पता करेंगे, एक एक्चुअल में जो डेटा देखे, एक्चुअल जो हो रहा है ना, उसको पता कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट से। तो उसमें हमारे पास फैक्टर होना चाहिए, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब होना चाहिए, तो हम उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारे प्रैक्टिकल जो करते हैं, रियल एग्जाम्पल जो रियल प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। अब देखो एक नया टर्म जो आया हुआ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? व्हेन अ स्केल और स्पोक गोज टू द पोजीशन B फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन A, देखो जब ये B से A वापस जा रहा है एंड रिटर्न्स बैक टू द पोजीशन A, ठीक है, जब वो पोजीशन A से C जाएगा, अब पहले क्या हुआ, इसको यहाँ तक खींच दिया हमने, फिर इसको जब छोड़ा तो ये पोजीशन A पे पहले जाएगा, फिर B में जाएगा, फिर B से A में आएगा, फिर C में जाएगा, ठीक है। इसके सपोज में एम्पलीट्यूड को समझाया गया है। देन वी कॉल इट वन वाइब्रेशन और वन ओसिलेशन। भाई इसको हम काउंट भी तो करते हैं क्या, टू और फ्रो मोशन है, ओसिलेशन और कुछ नहीं है, तो काउंट कैसे करेंगे उसको समझना है आपको, है ना, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पोक और स्केल, हम स्केल मान के चले, मैं स्केल बोलूँगा, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्केल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, C से स्टार्ट किए थे और B तक गया, यही तो इसका मैक्सिमम होगा। सपोज़ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और ये A से B जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब A से C 5 है और A से B भी 5 है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो वही मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्केल का, उसका जो मीन पोजीशन होगा वो कहलाएगा उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कैसे भाई, ये इसका मीन पोजीशन था जहाँ ये रेस्ट में पहले, अभी समझ लो कि स्केल यहाँ से मूवमेंट नहीं हुआ है। अब स्केल मूवमेंट कैसे होगा, जब हम उसमें फोर्स लगाएंगे, हमने उसको C तक लेके गए और छोड़ दिया, फिर वो मूवमेंट अपने आप करेगा कुछ देर तक, है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि यहाँ 5 हमने सपोज किया, यहाँ 5 हमने सपोज किया, तो 5 सेंटीमीटर इसका मीन डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। अब यहाँ पर साउंड नहीं, वाइब्रेशन को हमने जज किया, मालूम, ठीक है। साउंड तो प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन वाइब्रेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। देखो फोर्स के ऊपर एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा, हमने कितने डिस्टेंस से उसको छोड़ रहे हैं, या फिर कितना फोर्स लगा के उसको, ये जो मेटल रूलर है उसको छोड़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करते हैं उसका एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना कम फोर्स लगेगा उतना कम एम्पलीट्यूड आएगा, क्योंकि टोटली डिपेंड है फोर्स पे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एक फिजिकल फेनोमेना है, एक फैक्टर है बोल सकते हैं, जो हमें क्या बताता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बताता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन। तो ये थी आपकी एम्पलीट्यूड। अब हम फ्रीक्वेंसी पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखो 1 सेकेंड में जितने बार ऑसिलेट होगा, ऑसिलेटरी मोशन एक्चुअल में होता क्या है, यही है, ठीक है। ऑसिलेटरी क्या है, जैसे पेंडुलम, अगर आपने देखा होगा, पेंडुलम के बारे में सुना होगा, नहीं देखे तो सर्च मार के देख सकते हैं, पेंडुलम का मोमेंट कैसे होता है भाई, ठीक है। ये इधर है, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे 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 मोशन करते रहेगा, तो वही होता है एक्चुअल में ऑसिलेटरी मोशन। वहाँ नहीं समझ आया तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अच्छा एग्जांपल दिया हुआ, स्केल का जो एग्जांपल है वो भी ऑसिलेटरी मोशन है।
अगर इसको आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, साइड से ऊपर से देखेंगे तो ये आपको ऑसिलेटरी मोशन दिखेगा, ठीक है। ऐसे पेंडुलम के साथ होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन को समझ गए अगर, तो फ्रीक्वेंसी हम समझते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में जितने बार ये मूव करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, ऑसिलेशन पर सेकंड या फिर हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। देखो इसको नाम किसने दिया था, ये जितने भी यूनिट्स होते हैं ना साइंटिस्ट के नाम होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। हाइनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज इनका नाम था साइंटिस्ट का, इन्होंने फ्रीक्वेंसी को बताया था और इसलिए इसका यूनिट है वो है हर्ट्ज, ठीक है। ऑसिलेशन पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज, 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, हर्ट्ज के। ये इसकी यूनिट है। जैसे मीटर लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर सेंटीमीटर, वैसे ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी एफ को। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड क्या है, इस बीच टाइम पीरियड क्या है ना। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड है। अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट मतलब भाई ए से स्टार्ट हुआ था, सी में गया, फिर बी जाएगा, ऐसे होते हुए जाएगा ना बी, फिर वापस जब ए में आएगा, या फिर हम कह सकते हैं उसका इनिशियल पॉइंट अब सी हो गया है तो सी में आएगा, तो वो एक बार ऑसिलेशन करने में कितना टाइम ले रहे हैं वो उसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। मैंने बताया था आपको ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड हर्ट्ज, हर्ट्ज भी बोल सकते हैं उसको। तो वैसे ही क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसका एक रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ, 1 अपॉन टाइम पीरियड। इससे आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी अगर आपको टाइम पीरियड पता है, ठीक है। अब देखो साउंड और उसके मीडियम के बारे में पढ़ेंगे हम, हमको साउंड कैसे हम तक पहुंचती है ना, या फिर हम उसको कैसे ऑब्जर्व या फिर सुन पाते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ वाइब्रेटिंग। मैंने कहा था ना वाइब्रेटिंग का सबसे बड़ा रिलेशन है साउंड के साथ। जब वाइब्रेशन होगा तो ज़रूर साउंड हमें देखने को मिलेगा। अब अच्छा देखो, अब ये ज़रूरी नहीं कि वाइब्रेशन हर बार हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत कम लेवल में भी हो सकता है, जो हमें मतलब हम उसको ऑब्जर्व ना कर पाए या फिर देख ना पाए, ठीक। जैसे थ्रेड में वाइब्रेशन हो रहा है तो वो भी वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं है कि हम सुनाई नहीं दे रहे या फिर हम उसको फील नहीं कर पा रहे तो वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। उतने 3 पार्ट में भी वाइब्रेशन हो सकता है। तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट में वो जब वाइब्रेटिंग होता है तब होता है, ठीक है। द वाइब्रेशन मेक्स द सराउंडिंग एयर वाइब्रेट। जो एयर प्रेजेंट रहता है ना जिस प्रेशर में, उसको वो सराउंड क्या करता है, वाइब्रेट कर देता है सराउंडिंग एयर को, तभी हमें वाइब्रेशन दिखता है एक्चुअल में। जैसे हम थ्रेड में देख सकते हैं वाइब्रेशन को, ठीक है। बेल को तो हम छू के पता कर सकते हैं कि इसमें वाइब्रेट हो रहा है, हैवी मेटल है उसमें, लेकिन थ्रेड में हम दे सकते हैं भाई कि वाइब्रेशन देख सकते हैं उसमें, है ना। When the vibrating air reaches our ears, it makes the eardrum vibrate and we hear the sound. देखो एकदम सिंपल फिनोमेना है। जब जो वाइब्रेटिंग हो रहा है भाई एयर में, वो हमारे कान तक पहुंचता है, तो अब हम हमारे कान का जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करता है। कान जो हमारे ईयर का मैकेनिज्म है उसको भी आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, है ना, कैसे काम करता है हमारा कान। तो हमारे कान तक वो साउंड कैसे साउंड बन के पहुँचता है एक्चुअल में, तो वो वाइब्रेशन के कारण होता है ना। जो एयर में वाइब्रेशन होता है वो हमारे ईयर तक पहुंचता है पहले, फिर हमारे ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है, इस कारण हम लोग साउंड को सुन पाते हैं, ठीक है। फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू रीच अस आवर ईयर, अ मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन देम। देखो कब हम साउंड को नहीं सुन सकते, जब हम हेडफोन लगाए रहते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो हमें बाहर की चीज़ें ना सुनाई नहीं देती। सुनाई इसलिए नहीं देती क्योंकि हमने मीडियम को बंद कर रखा होता है, माध्यम जो है उसका एयर हमारे कान में नहीं आ पाता है। जब हम क्या करते हैं, अपने कान को बंद कर लेते हैं तो एयर नहीं ट्रैवल कर पाता है, इस कारण हमें बाहर की चीज़ें भी सुनाई नहीं देती। यही एक रीज़न है ना। तो आप अपनी पढ़ाई को अपने मतलब जो लिविंग स्टाइल है उससे क्या करेंगे, कंपैरिजन कर सकते हैं।
हेडफोन लगा के देखेंगे आप तो बाहर की चीज़ें आपको इसीलिए नहीं सुनाई देती है ना। तो ये था साउंड का मीडियम। अभी क्या है, एयर है मीडियम। क्या वाटर में भी हो सकता है, क्या आप जान सकते हैं ना, लेकिन साउंड क्या है, अभी एयर के थ्रू पास हो रहा है। देखो एक और एग्जांपल आप घर में ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए एक्टिविटी 4 क्या दिया हुआ है, अगर इधर हम मारेंगे तो उधर भी सुनाई देगा, उधर वाले को। और एक आप बना सकते हैं, 2 कप ले सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का, उसमें एक थ्रेड कनेक्ट कर देंगे, फिर आप इधर जो बोलेंगे ना वो वहाँ तक पहुँचेगा वाइब्रेशन के कारण। तो ये है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। अनदर टॉपिक, ठीक है, 2 कप ले सकते हैं उसमें और एक थ्रेड, वो आपका बन जाएगा। और इसमें रियल में ये वर्क करेगा, मतलब आप डिस्टेंस जितना भी बढ़ा दो इस थ्रेड से लेकर, वो साउंड उसमें वर्क करेगा, ठीक है। बहुत ही छोटी चीज़ है, आपको सबसे पहले मीडियम को याद रखना है कि हमें साउंड कैसे हमारे कान तक पहुँचती है और हमें कैसे पता चलता है कि कहीं से आवाज़ आ रही है ना। देखो एक और वो दिया है, वो है एक्टिविटी एयर सक्शन पंप इलेक्ट्रिक बेल। इसको पढ़ लेंगे आप, हाउ डू वी हियर साउंड। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।